चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन का डबल टैक्स रिलीफ का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले जो है ना वो दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में जो है जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 91 वो सारा जो है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक मिस्टर ए है जिसका एज जो है 61 ईयर है। एज 61 ईयर यहाँ पे बता दिया। इसका मतलब क्या है, जब हम टैक्स निकालेंगे उस समय जो बेसिक एग्जाम्पशन जो लिमिट है 2,50,000 ना देके 3 लाख दे देंगे। फिर जो है इनकम अर्न फॉर प्रीवियस ईयर 31/3/2023 मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इनकम दिया हुआ है। हमें असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो है वो इनकम कैलकुलेट करना है। इस मिस्टर ए का जो है इनकम वो 3 जगह से हो रहा है, एक तो इंडिया से हो रहा है, एक जर्मनी से और एक थाईलैंड से। ठीक, तीनों जगह से ये इनकम अर्न कर रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ कि नो DTA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है नहीं इनका इंडिया और जर्मनी के बीच, इंडिया और थाईलैंड के बीच एज पर सेक्शन 90। तो हम रिलीफ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एज पर सेक्शन 91 जो रिलीफ मिलता है। 91 में रिलीफ लेने का क्या क्या कंडीशंस है। एक तो हमें जो इनकम है फॉरेन से होना चाहिए, उस पर जो है टैक्स लगा होना चाहिए फॉरेन में, और हम जो है रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया में, और ये कंडीशन जब होगी तो हम 90 से अंडर सेक्शन 91 में जो है वो रिलीफ ले पाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे फटाफट। देखिए इंडिया में जो उसे पेंशन इनकम हो रहा है, और सबसे पहले हम बताए थे आपको कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना जो भी जिस हेड का इनकम है उसको अब नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन लगाने में जो है ईजी हो जाता है काफ़ी। तो जैसे मान लीजिए पेंशन इनकम है 4,20,000 जो कि सैलरी का पार्ट बनेगा। इसमें से हमें जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारा डिस्कशन जो है हमने किया है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, तो उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को चाहे देखिएगा। पेंशन इस इनकम है जो 4,20,000 का सैलरी में, इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) में जो है वो मिल जाएगा 50,000 रुपये। ठीक, क्योंकि यहाँ पे SSC जो है ओल्ड स्कीम फॉलो कर रहा है, न्यू स्कीम फॉलो नहीं कर रहा। न्यू स्कीम अंडर सेक्शन 115 BAC नहीं फॉलो कर रहा है। और जब भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला ना हो, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कहीं नहीं बोला है कि जो है वो SSC 115 BAC फॉलो कर रहा है, तो इसलिए अगर क्वेश्चन खुद स्पेसिफिकली ना बोले कि आपको न्यू स्कीम लगाना है, तब तक हम एज्यूम करेंगे ओल्ड स्कीम और उसी के हिसाब से जो है टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। तो जब हम ओल्ड स्कीम अडॉप्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50,000 रुपये का। सेकेंड है स्पेकुलेटिव इनकम, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, ये PGPP में जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 1,10,000 कैपिटल गेन का पार्ट है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल इनकम अंडर सेक्शन 111(a) नहीं है, तो इसलिए इस पर जो है जनरल टैक्स लेवरेज जो है वो चलेगा। ऑन सेल्स ऑफ प्लॉट है। फिर डिपॉजिट इन PPF अकाउंट, ये डिडक्शन है, उसने डिपॉजिट किया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो ATC में जो है इसका डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक, ये इतना पार्ट जो था, इतना इनकम और जो भी डिडक्शन थे, ये इंडिया में था। जर्मनी में देखते हैं, जर्मनी में उसको एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है जो कि ग्रॉस दिया हुआ है। तो हम 90,000 रुपये, अगर इंडिया में हम कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं तो वो जो है एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10(1) जो है एग्जेम्प्ट नहीं होता, तो इसलिए ये भी टैक्सेबल हो जाएगा 90,000 अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ओके, फिर रॉयल्टी देखते हैं। रॉयल्टी ऑन पेटेंट डेवलप रॉयल्टी का नाम याद आते ही जो हमें ATQQ भी याद आने लगता है, जिसमें 3 लाख का डिडक्शन मिलता है। लेकिन जब हम रॉयल्टी वो अथर के लिए था, यहाँ पे रॉयल्टी जो है अगर आपने कोई पेटेंट है आपके पास, उस पर आप रॉयल्टी कमा रहे हैं, उस पर आप रॉयल्टी अर्न कर रहे हैं, तो उसमें ATRRB करके एक सेक्शन होता है जिसमें आपको 3 लाख तक वहाँ भी डिडक्शन मिल जाता है। ये 3 लाख ATQQ और ATRRB निकालने का क्या 3 लाख अमाउंट के पीछे कोई लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है, जो कि लॉजिक हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में हम लॉजिक आपको बता देंगे वो 3 लाख अमाउंट आता कैसे है। आप बस इतना याद रखिए कि 3 लाख जो है वो डिडक्शन मिलता है। ATQB में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें BCD MNP JG टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल ये शॉर्टकट था, एक्सेप्शन पे आते हैं, उस पर ATQB का डिडक्शन नहीं मिलता। ATRRB में अगर रॉयल्टी ऑन पेटेंट आपको मिलता है तो ATRRB में डिडक्शन मिल जाता है अप टू द अमाउंट ऑफ 3 लाख रुपीज़। कंडीशन क्या है कि जो भी आपने अर्न किया 6 महीने के अंदर अंदर, जो भी आपने फॉरेन में रॉयल्टी अर्न किया 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसे इंडिया में लाना होता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इंडिया में लाए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ATRRB में 3 लाख का डिडक्शन लेने के लिए। तो 6 लाख का आपको रॉयल्टी मिला, जिसमें से 3 लाख का ATRRB में डिडक्शन मिल जाएगा, यानी नेट टैक्सेबल देखे तो यहाँ पे 6 में से 3 हुआ। डिविडेंड ग्रॉसअप दिया हुआ है, अगर ये डिविडेंड दिया हुआ ग्रॉसअप लिया, ग्रॉसअप करने की ज़रूरत है भी नहीं, और वैसे भी अगर डिविडेंड हमें इंडिया में होता ना तो हम देखते कि डिविडेंड रिसिप्ट वर्ड दिया है या डिविडेंड इनकम दिया है। डिविडेंड इनकम दिया है तो हमें कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है,
वो ऑलरेडी ग्रॉस अप है, लेकिन डिविडेंड रिसीव दिया ना, तो इसका मतलब हाँ इंडियन टैक्स लॉ में जो है वो 10% अंडर सेक्शन 194 जो है TDS कटा होता है, तो उसमें यानी जो हमें रिसीव हुआ है वो 90% के बराबर है, तो हमें उसे ग्रॉसअप करना पड़ता है। यानी सपोज डैट अगर इंडिया में 64,000 रुपये मिलता है तो 64,000 रुपये इंडिया में मिला, वो 90% टैक्स 90% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना होता है, तो 64 को हम 100% के बराबर निकाल के ग्रॉसअप करके टैक्सेबल करते हैं। लेकिन ये फॉरेन में मिला है ना, तो इसमें हमें फॉरेन टैक्स लॉ से मतलब नहीं है कि उसने TDS काटा नहीं काटा, इसमें दिया भी नहीं है। TDS दिया होता तो हम ग्रॉसअप कर लेते हैं, ठीक। अब उसका TDS काटने का क्या प्रोविज़न है उससे हमको मतलब नहीं है जर्मनी का। देखते हैं थाईलैंड में ये जो डिविडेंड अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। थाईलैंड में जो है इनकम दिया हुआ है उसे बिजनेस लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस 1,06,000। अच्छा, और बोल रहा है कि थाईलैंड में जो है ना वो एलिजिबल नहीं है सेटअप करने के लिए एज़ पर देयर लॉ। थाईलैंड के लॉ के हिसाब से जो है वो सेटअप नहीं करता। थाईलैंड के लॉ को हम देखेंगे भी नहीं, भूल जाएंगे। फॉरेन लॉ से हमें मतलब नहीं है, हमें इंडियन लॉ से मतलब है। इंडिया में हम बिजनेस लॉस को सेटअप करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज कैपिटल गेन से, तो हम यहाँ भी जो है वो सेटअप कर लेंगे। तो ये PGBP हेड का इनकम हो गया, रेंटल इनकम यानी हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम हो गया। यहाँ पे जो है बोला है कि 3 लाख रुपए उसे रेंटल इनकम हो रहा है, जिसपे म्यूनिसिपल टैक्स उसने 20,000 रुपये दिया, और बोल रहा है कि थाईलैंड में ना तो हमें म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन अलाउ है और ना ही स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% जो है मिलता है, वो थाईलैंड में अलाउ नहीं है। तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि थाईलैंड के लॉ से हमें मतलब नहीं है, हमें इंडियन लॉ से मतलब है, और हम जो है जितने भी डिडक्शंस मिलते हैं वो दे देंगे। तो ये रहा पूरा क्वेश्चंस आप देख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन करना, ठीक है। और आप भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना ये सारा हेड जो है वो नोट कर लीजिए कि कौन सा इनकम जो है किस हेड में फॉल कर रहा है, ताकि क्वेश्चन बनाने में ईजी रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लिखूंगा, बस समझ जाइए। प्रेजेंटेशन तो आप कर ही लेंगे। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखिए, अब सैलरी में कौन कौन से इनकम जो है टैक्सेबल है अंडर हेड सैलरी। तो सैलरी का एक ये रहा 4,20,000 रुपये, और कहीं में जो है वो सैलरी नहीं दिख रहा, तो आप लिख लीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना हुआ 4,20,000, ठीक है। देखिए 4,20,000 सैलरी का इनकम है। अब इसमें हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि SSC जो है ओल्ड स्कीम फॉलो कर रहा है, तो अंडर सेक्शन 16(1)A में जो है हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 का, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा 3,70,000 रुपये नेट। फिर अगर हम बात करें तो इनकम सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाल लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी देखिए कहाँ है, इसमें हाउस प्रॉपर्टी ये रहा। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना है, रेंटल इनकम जो है 3 लाख रुपये है, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है 20,000 रुपये है, तो हम निकाल लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। रेंटल इनकम कितना है, देखिए 3 लाख रुपये, 3 लाख रेंटल इनकम था, जिसमें हम लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स जो कि अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपीज़, ठीक। तो ये आ जाएगा 2,80,000 रुपये। इसमें से जो हम लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक। स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलिए 30%, जो कि अंडर सेक्शन 24 हमें ये मिलता है। 30% ऑफ 2,80,000 कितना हो जाएगा, 30% ऑफ 2 लाख, ये हो गया आपका 84,000, यानी नेट टैक्सेबल इनकम 1,96,000 हुआ। हमारा सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। हम कर लेते हैं PGBP, ठीक। PGBP में देखिए क्या, एक तो स्पेकुलेटिव जो है ये बिजनेस इनकम 1,16,000 PGBP में है, और कौन सा है, और PGBP में एक ये है बिजनेस लॉसेस, ये लॉसेस है PGBP में, ठीक है, 1,06,000 रुपये। इसमें ये भी दिया है कि ये जो सेटअप नहीं होगा थाईलैंड के लॉ के हिसाब से, थाईलैंड के लॉ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इंडियन लॉ में जो है सेटअप हो जाता है। PGBP का लॉस है जो कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी और
अदर सोर्सेज से सेट ऑफ हो जाता है, तो हम यहाँ पे सेट ऑफ करेंगे। तो चलिए हम पीजीबीपी का इनकम देखते हैं। 1,16,000 रुपये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, और ये रहा लॉस पीजीबीपी का 1,06,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, जिसमें स्पेकुलेटिव बिजनेस हमें इनकम हुआ है, जो कि कितना है 1,16,000। इसमें से हमें एक थाईलैंड में जो है वो लॉस हुआ था, बिजनेस लॉस, आप देख सकते हैं बिजनेस लॉस 1,06,000 रुपये का, इस सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट ऑफ कर देंगे बिजनेस लॉस को 1,06,000। हमें नेट टैक्सेबल इनकम कितना बना 10,000 रुपये। ठीक है, फिर हमारा 3 हेड हो गया, सैलरी हो गया, पीजीबीपी हो गया, और अब हम देखते हैं कैपिटल गेन निकाल लेते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, 3 हेड हो गया ना, मतलब सैलरी हो गया, पीओ हो गया, पीजीबीपी हो गया। ठीक, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब बचा के कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकालते हैं। कैपिटल गेन में एक ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,10,000, और कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा आपको कैपिटल गेन। तो एक ही इनकम है कैपिटल गेन का, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसलिए वो जनरल स्लैब रेट में जो है फॉलो करेगा, उसे उसमें कंसिडर करके हम टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,10,000 है। तो इनकम, तो लिख लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है 1,10,000 रुपये। फिर 4 हो गया हमें, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन। अब अदर सोर्सेज के जितने इनकम है वो देख लेते हैं। कैपिटल गेन हो गया। अदर सोर्सेज में एक तो एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम 10(1) में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि ये फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है। तो 90,000 ये हो गया अदर सोर्सेज में। रॉयल्टी हमें पेटेंट पे मिला कितना 6 लाख रुपए, जिसमें 80 आरआरबी में डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन हम लास्ट में दिखा देंगे। फिर डिविडेंड जो है 64,000 रुपये का अदर सोर्स का इनकम है, मतलब टोटल 1 2 3 इनकम जो है अदर सोर्सेज में है, जो कि तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या है। एक तो ये रहा एग्रीकल्चर इनकम 90,000 एग्री इनकम, ये 10(1) में जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन इनकम है। तो 90,000 जो हम यहाँ पे दिखा दीजिए। फिर जो है वो डिविडेंड मिला। ग्रॉसअप की बात नहीं करेंगे, ये फॉरेन से हमें मिल रहा है, तो 64,000 रुपये। वैसे भी ग्रॉसअप का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया, आप वहाँ जाके देख लीजिए, काफ़ी क्लियरिटी मिलेगा। फिर जो है हमें एक तो रॉयल्टी मिल रहा है, रॉयल्टी इनकम रॉयल्टी ऑन पेटेंट, जो कि 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये जो है रॉयल्टी ऑन पेटेंट मिल रहा है। ठीक, तो ये हो गया टोटल हमारा नेट टैक्सेबल इनकम हो गया। कितना हो गया ये 90,000 प्लस 64 प्लस 6 लाख, यानी 7,54,000 हो गया। ठीक है, इतना हमारा इनकम हो गया। तो हमें मिल गया ग्रॉस टोटल इनकम मिल गया हमें। कितना हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, इसको ऐड करें तो 3,70,000 प्लस 196 प्लस 10,000 1,10,000 प्लस 7,54,000, यानी 14,40,000 हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 14,40,000। आगे देखिए, इसमें हमें अभी डिडक्शन देना है। तो ठीक, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो रहा था 14 लाख, ठीक है 40,000, जिसमें से हमें डिडक्शन मिलेगा। यस, डिडक्शन आपको एक डिडक्शन दिया हुआ था अंडर सेक्शन, देखिए डिडक्शन कहाँ कहाँ। एक तो ये रहा एटीसी का डिडक्शन पीपीएफ में, दूसरा कोई डिडक्शन अदर सोर्सेज हमने कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया सारा। ये रॉयल्टी पे जो हमने बताया था 80 आरआरबी में जो है वो इसका डिडक्शन मिलेगा अप टू 3 लाख। ठीक, तो 3 लाख का डिडक्शन ये मिल जाएगा। एटीसी का मिल जाएगा 1,50,000, और कोई डिडक्शन तो नहीं है, मतलब 2 डिडक्शन मिल जाएंगे हमें अंडर सेक्शन 80C में 1,50,000 और 80 आरआरबी में 3 लाख रुपये। ठीक, टोटल 4,50,000 का हमें जो है वो डिडक्शन मिल जाएगा। 1440 में से 450 गया 9,90,000 हमारा जो है वो नेट टैक्सेबल इनकम हो गया। ठीक है,
अब इस बेस पे जो है नेट टैक्सेबल इनकम पे हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी हमारा कितना आ रहा है, उसमें से हम अंडर सेक्शन 91 जो है वो रिलीफ निकाल देंगे, तो हमें टोटल टैक्स पेएबल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको वर्किंग नोट नंबर 1 देके आगे बढ़ते हैं, फिर वर्किंग नोट नंबर 2 कर देंगे अंडर सेक्शन 91 में जो रिलीफ निकलेगा, इसको हम करते हैं आगे। तो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम कितना निकला था, 9,90,000 रुपीज़। तो देखिए हम यहाँ पे कंप्यूट करते हैं, जो वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 था, देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने का वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो हम इसे निकालते हैं, टैक्स लायबिलिटी, ठीक, फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, देखिए 9,90,000 जो है हमारा नेट टैक्सेबल इनकम था, जिसमें से, और एसएससी आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था कि एसएससी जो है वो 61 ईयर है। स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे जो है उसे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, इस वजह से उसे 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगा। तो 3 लाख तक तो जो है वो नील हो गया। नेक्स्ट जो है वो 2 लाख पे, मतलब 3 लाख से ऊपर और 5 लाख तक, यानी नेक्स्ट 2 लाख पे उसे 5% का टैक्स देना होगा, जो कि 10,000 रुपये आएगा। फिर जो है 5 लाख तक, यानी 3 लाख ये 2 लाख ये 5 लाख तक तो उसके इनकम पर टैक्स लग गया। बचा कितना, टोटल इनकम था उसका 9,90,000। 9,90,000 में से अब 5 लाख तक का टैक्स लगा दिए, यानी 4,90,000 रुपीज़ और बचा, जिसपे अगले स्लैब में 20% सीधा उस पर टैक्स लगेगा, जो कि कितना आएगा 490 यानी 98,000 रुपये का जो है ये टैक्स लगा। इससे टोटल करिए 1,08,000। ठीक, और इसमें हेल्थ एजुकेशन सेस लगाइए आप 4%, 1,08,000 का, तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 4320, यानी 112320। ये हो गया आपका टैक्स, टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो हमने टैक्स जो निकाला था, तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है हमारा, 1,12,320। ठीक है, तो ये रहा टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,12,320। वर्किंग नोट नंबर 2 हम रिलीफ अंडर सेक्शन 91 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रिलीफ निकालते हैं। रिलीफ के 91 में जो भी निकालते हैं ना, उसमें डिटेल डिस्कशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ था, तो वो ज़रूर से आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को जो कंसिडर करिएगा। हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। तो एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया कितना, एवरेज टैक्स रेट निकालने के लिए 1,12,320 हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी बना, और हमारा इनकम हुआ था नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम आप देख सकते हैं 9,90,000 हुआ था, तो उससे 9,90,000 पे 1,12,320 का टैक्स दे रहे हैं, यानी हम देखेंगे तो कितना बनेगा, ये हो गया आपका 11.345%। 3 डेसिमल तक लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा ऐसे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अब हमारे पास एक बात यहाँ पे और समझने वाली है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, जब भी कई सारे कंट्री से इनकम होना, जैसे एक से ज़्यादा हो, 2 कंट्री से, 3 कंट्री से, तो उनका जो रिलीफ हम निकालेंगे ना अंडर सेक्शन 91, वो हर कंट्री का अलग अलग निकालेंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया का आपने निकाला, अदर दैन इंडिया जितने भी फॉरेन कंट्री है उनका एक साथ मिला के रिलीफ निकालें, नहीं, जितने कंट्री हैं उनका रिलीफ जो है अलग अलग निकालेंगे। तो आपको पता ही है कि एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया प्लस टैक्स रेट इन फॉरेन, विच एवर इज लोअर वी विल कंसिडर दैट रेट। ठीक, तो क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया था कि जो है वो जर्मनी का टैक्स रेट 15% है, और थाईलैंड में जो है वो टैक्स रेट 10% है। ठीक, निकालते हैं रिलीफ, यानी जर्मनी में 15%, तो लोअर कौन सा हुआ इसमें से, 11.345%, तो हम इसे कंसिडर करेंगे रिलीफ निकालने के लिए। रिलीफ कैसे निकलता है, डबल टैक्स पे ये परसेंटेज हम लगा देंगे तो वो रिलीफ आ जाएगा। अब डबल टैक्स इनकम कितना हुआ है जर्मनी में, वो हम देख लेते हैं। तो जर्मनी में देखिए डबल टैक्स कितना हुआ था, हम बात करें तो जर्मनी का इनकम देखिए टोटल 90,000 रुपये ये टैक्सेबल था। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। चलो देखिए, हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 90,000 ये टैक्स हुआ था। नेट टैक्सेबल इनकम में जितना आया होता है वो हम फॉरेन इनकम कंसिडर करते हैं। तो 90,000 ये पूरा इनकम बना था। रॉयल्टी 6 लाख का था, 6 लाख का रॉयल्टी था, लेकिन याद करिए 80 RRB में 3 लाख का डिडक्शन मिल गया था। तो यानी नेट टैक्सेबल इनकम में तो 3 लाख ही इंक्लूड है ना, तो हम 3 लाख लेंगे। डिविडेंड पूरा टैक्स हुआ था 64,000 रुपये,
64,000 इसे लेंगे तो ये आपका आ गया 4,54,000। ओके, तो जर्मनी का डबल टैक्स इनकम कितना है? 4,54,000। 4,54,000 जर्मनी का हो गया। हम निकाल लेते हैं थाईलैंड का भी निकाल लेते हैं साथ साथ। देखिए थाईलैंड में एक तो ये बिजनेस लॉस था जो कि सेटअप हुआ था 1,06,000। रेंटल इनकम था 3 लाख रुपीज़ का। 20 का म्यूनिसिपल टैक्सेस था। तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी में कितना नेट टैक्सेबल में इनकम ऐड हुआ था, तो 1,96,000, क्योंकि 3 में से म्यूनिसिपल टैक्स हमने लेस किया था, फिर 30% का रेंट रिपेयर चार्जेस का डिडक्शन दिया था अंडर सेक्शन 24A, तो 1,96,000 रुपये 1,96,000 रुपीज़ जो है हमें यहाँ नेट टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड किया है, जो कि जर्मनी का है। ठीक है, तो जर्मनी का इनकम कितना हुआ? 1,96,000 जो कि हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे। फिर हमें जो है लॉस 1,06,000 का लॉस हुआ है, तो 1,96,000 रुपीज़ जो है हाउस प्रॉपर्टी से हुआ, और 1,06,000 का लॉस हमने सेटअप किया था यहाँ पे, तो वो भी लेस हो जाएगा। यानी नेट डबल टैक्स इनकम जो नेट टैक्सेबल इनकम का पार्ट बना है वो कितना हुआ? तो 1,96,000 में से ये चला जाएगा 1,06,000। यानी अगर हम देखें तो थाईलैंड में जो 1,96,000 जो कि नेट टैक्सेबल इनकम में अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड हुआ था, उसमें से हमने 1,06,000 बिजनेस लॉस था थाईलैंड में, जो कि इंडिया में हमने इंडियन बिजनेस स्पेकुलेटिव इनकम से जो है वो सेट ऑफ किया था, तो यहाँ भी जो है वो लेस हो जाएगा 1,06,000। यानी डबल टैक्स इनकम कितना बना यहाँ पे? 90,000। ठीक है, तो थाईलैंड में 90,000 और जर्मनी में 4,54,000। तो देखिए 4,54,000 पे हम रेट लगा देंगे तो हमें रिलीफ अंडर सेक्शन 91 मिल जाएगा। ये वर्किंग नोट हम 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो 4,54,000 पे आप 11.345% लगा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 51,506। ठीक, ऐसे ही जो है हम रिलीफ अंडर सेक्शन 91 जो है वो थाईलैंड का निकालेंगे। ये हो गया आपका जर्मनी का। ठीक, जो कि कितना आया। ऐसे ही हम थाईलैंड का निकालेंगे। थाईलैंड का आपको पता है टैक्स रेट हमने क्वेश्चन में दिखाया था, आपको 10% का टैक्स रेट दिया है। इंडिया में एवरेज टैक्स रेट आ रहा है 11.345। लोअर कितना है? लोअर जो है वो 10% हम कंसिडर करेंगे। और हमारा डबल टैक्स इनकम कितना आया था? डबल टैक्स इनकम आया था 90,000 थाईलैंड में, तो 90,000 पे 10% निकालिए। ठीक, जो कि आ गया 9,000। ठीक, अब टोटल हमें कितना है? टोटल रिलीफ अंडर सेक्शन 91 कितना हुआ? तो 51,506 जर्मनी में, और 9,000 रुपये जो है आपका हो गया थाईलैंड में। टोटल हो गया आपका 7,60,506। ओके, इतना आपको टोटल रिलीफ मिलेगा। और हम चलते जहाँ पर हमने टैक्स कैलकुलेट किया था, देखिए रिलीफ मिल गया ना हमें 60,506। तो रिलीफ अंडर सेक्शन 60,506 यहाँ से लेस करिए, हमें मिल जाएगा टोटल टैक्स पेबल कितना मिला? वो 12,320 माइनस 7,0506, ये आ गया 51,814। ठीक है, इतना नेट टैक्स पेबल हो गया। आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ के लिए भी एक सेक्शन होता है 288B, कितना है? 51,810 कर लीजिए, यानी 51,810 रुपीज़ नेट टैक्स पेबल हो गया हमें। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो आप कंटिन्यू जो जितने भी क्वेश्चंस मैं स्टार्टिंग से कराऊँ ना उसे कंटिन्यूअस करिएगा। 20 से उठाएंगे तो हो सकता है ना, हो सकता क्या है वो हुआ ही है, मतलब सारा मैंने कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी लेंथी है, जो कि 40 मिनट का है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया हूँ। आप उसको देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 फिर 3 पे आइएगा। चलिए, थैंक यू।